हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। इसराइल और पैलेस्टाइन फिर से एक बार न्यूज़ में है। वैसे तो ये हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं और वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से। बट पिछले कुछ सालों में इस साल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे समझने के लिए हम इसे हिस्ट्री के थ्रू समझेंगे कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और ये इतना लंबा क्यों चल रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं हम। बट इसे आप एक स्टोरी की तरह सुनिएगा, एक स्टोरी की तरह समझिएगा तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन भी प्रोबेबल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आईआर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उन्हें इसमें कवर कर लिया गया है। तो अभी आप बस इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, यहाँ के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो जब भी हम इसराइल पैलेस्टीन की बात करते हैं तो दिमाग में आता है जेरूसलम, द होलीस्ट सिटी या फिर सिटी ऑफ पीस जिसे माना जाता है। इन तीनों ही रिलीजन्स के लिए जो क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है या फिर जुडाइज़म है, इन तीनों के लिए जेरूसलम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं कि जेरूसलम सिचुएटेड कहाँ पे है और इसराइल और फ़लस्तीन की लोकेशन क्या है। तो हम जानते हैं इतना कि मिडिल ईस्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के बैंक पे है हमारा इसराइल। राइट, एक साइड से है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ये याद रखिए, मैपिंग जैसे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं रादर दैन गोइंग इनटू डिटेल कि किसने किस समय पे क्या कहा था या फिर किसने किस समय पे वॉर शुरू किया था, किसने ख़त्म किया था। ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। राइट, तो यहाँ पे याद रखिए कि गाज़ा स्ट्रिप जो है वो इसराइल और इजिप्ट के बीच में फंसा हुआ है और वेस्ट बैंक को है, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन और इसराइल के बीच में। और ये वेस्ट बैंक और गाज़ा इन्हें फ़लस्तीन का हिस्सा माना जाता है और बचा हुआ हिस्सा इसराइल का माना जाता है। और जेरूसलम इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है, बट करंटली इजरायली गवर्नमेंट जेरूसलम में सिचुएटेड है। तो ये तो हो गया मैप जिसे आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कि जेरूसलम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो तीनों रिलीजन है जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, अब्राहमिक रिलीजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते हैं अब्राहम को अपना कॉमन फोर फादर। तो वैसे देखा जाए तो इनमें एक सेंस ऑफ कॉमननेस होना चाहिए था, यूनिटी होनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में ये तीनों हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो जुडाइज़म सबसे पुराना रिलीजन है, उसके बाद आता है क्रिश्चियनिटी और फिर आता है इस्लाम। और जेरूसलम इस सिटी को बार बार मेंशन किया गया है बाइबल में, कुरान में और तोरा में, जो तीनों इन रिलीजन्स की रिलीजियस बुक्स है। अभी हम देखते हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टेम हुआ। बट उससे पहले तीनों रिलीजन्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जुडाइज्म में अगर हम देखें तो टेम्पल माउंट को होलिएस्ट साइट माना जाता है, विच रिगार्ड्स इट एज अ प्लेस वेयर गॉड्स डिवाइन प्रेजेंस मैनिफेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मतलब भगवान का जब जब अर्थ पे प्रेजेंस हुआ है जुडाइज्म में, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ है जेरूसलम में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में टेम्पल माउंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे दो जो बिब्लिकल जूइश टेम्पल्स थे, मतलब जो काफ़ी पुराने जूइश टेम्पल्स थे, हज़ारों साल पुराने, वो यहाँ पे सिचुएटेड थे। और उनके रेमनेंट मतलब उनसे बचा हुआ एक हिस्सा इतने हज़ारों सालों से, क्योंकि वो टेम्पल्स थे, तो ऑब्वियसली वो अभी पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं हम, प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रिजर्व्ड नहीं है। बट एक वॉल है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो इन टेम्पल्स का हिस्सा रह चुकी है। ये अभी भी स्टैंड करती है और ये जेरूसलम में है, टेम्पल माउंट में है, और ये होलीएस्ट साइट है जुडाइज्म के लिए। और इसीलिए जूइश पीपल जो होते हैं या फिर जूस जो होते हैं, वो इसी वॉल की तरफ, इसी वॉल के डायरेक्शन की तरफ फेस करके हमेशा प्रे करते हैं। अब इस्लाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह क्यों है, तो इस्लाम में ये थर्ड होलीस्ट साइट है मक्का और मदीना के बाद। मॉडर्न मुस्लिम्स बिलीव करते हैं दैट मोहम्मद वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का टू दिस लोकेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति यहीं से हुई थी। डोम ऑफ रॉक कहा जाता है ये जो आपको यहाँ पे गोल्डन दिख रहा होगा, ठीक है, वहीं से प्रॉफिट मोहम्मद असेंडेड टू हेवेंस, ऐसा कहा जाता है।
और अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो चर्च ऑफ होली सेपल्कर यहाँ पे सिचुएटेड है। यह बिलीव किया जाता है क्रिश्चियनिटी में कि जीसस के लाइफ में या फिर जीसस की जो हम स्टोरी जानते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेजेस रहे हैं, क्रूसिफिक्शन, उनका बेरियल और उनका रेसरेक्शन, कि जब वो दोबारा वापस आए थे, ये सब कुछ यहीं पे हुआ है। इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये साइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से इन तीनों रिलीजन्स ने कभी ना कभी जेरूसलेम पे सत्ता की है। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से इनकी राइवलरी बढ़ती गई। रिलीजन रीजन से ये स्टेम हुई है, इतना हमें याद रखना है। और अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में अगर हम देखें तो ये एग्जिस्टेंस के लिए वॉर चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परसिक्यूशन ऑफ जूज शुरू हुआ था। तो दिस डेट्स बैक टू 135 सीई। अब ये तो रिकॉर्ड्स है, वरना हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी पहले से शुरू हुई है। रोमन एम्पायर ड्रोव जूज आउट ऑफ अर्स्टवाइल जुडेया। तो सबसे पहले उस रीजन का नाम था जुडेया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जूज रहते थे। जूज के लिए वो सबसे होली साइट थी, वहाँ पे जूज रहते थे, वहाँ पे जुडाइज्म का उदय हुआ था। और जुडेया से रोमन एम्पायर ने जूज को निकाल दिया था और उस जगह का नाम रखा था पैलेस्टीन। अब इसके पीछे या सॉरी या फिर पैलेस्टीना बोल सकते हैं उस लैंग्वेज में। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के किलर्स जो थे वो जूस थे या फिर वो जुडाइज्म को फॉलो करते थे, जिसके वजह से क्रिश्चियंस जू लोगों को बहुत हेट करते थे, उनके मन में बहुत ज़्यादा हेटरेट थी। तो जूस का परसिक्यूशन शुरू हो गया, उनका एक्सोडस शुरू हुआ एंड दे वर स्प्रेड आउट एंड दे ट्राइड टू सेटल इन द रोमन एम्पायर, जो कि था अर्स्टवाइल यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। 11th सेंचुरी के क्रूसेड्स उसके बाद आते हैं। अब क्रूसेड्स हम जानते हैं, क्रूसेड्स क्रिश्चियनिटी में रिलीजियस वॉर्स को कहा जाता था, राइट। तो क्रूसेड्स शुरू हुए और क्रिश्चियंस क्योंकि वो कंसिडर करते थे जूस को एज किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहाँ जहाँ पे भी जूस माइग्रेट हुए थे वहाँ वहाँ पे क्रिश्चियंस जो भी पॉपुलेशन होगी उन्होंने जूस को परसिक्यूट करना शुरू कर दिया था। और ये बहुत अलग अलग प्रिटेक्स्ट में किया गया कि जुडाइज़म में जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन होते हैं, या फिर ये बच्चों पे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनका खून इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत ही बेहुदा रूमर्स जो है वो उनके बारे में फैलाए गए थे। और जिसके वजह से उनका परसिक्यूशन हर एक जगह पे शुरू हो गया था। और जुडाइज़म जो था इट बिकेम द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो जूइश लोगों के लिए कोई ऐसी जगह बची नहीं जिसे वो अपना नेशन कह सके या फिर जिसे वो अपना घर कह सके। वो कहीं पर भी सेफ नहीं थे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यही से स्टेम होती है एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि बाद में चल के एक मूवमेंट में बदल गई, जिसे बोला जाता है जायोनिज्म। और जायोनिज्म अभी भी इसराइल की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। जायनिज्म का एजेंडा क्या था? जायनिस्ट कहते थे कि इसराइल, नॉट इसराइल, अभी तक ये नाम नहीं आया था। जायनिज्म एक्चुअली कहते हैं कि बस जूस के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, तभी जाके जूस का परसिक्यूशन जो है वो ख़त्म होगा। जूस को यूनाइट होके एक जगह पे एक नेशन की तरह रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जूस को अपना ठिकाना नहीं है तब तक उनका परसिक्यूशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसी के चलते 1881 में सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था जूस का पैलेस्टाइन में। अब पैलेस्टाइन ये हम जानते हैं कि रोम ने नाम दिया था उस अर्स्टवाइल जुडेया को, बट ये था तो घर जूस का। और अगर उन्हें अलग एक अपनी कंट्री बनानी है तो नेचुरल साइट इसकी हो जाती है पैलेस्टीन। इसलिए जूस जो है वो पैलेस्टाइन में माइग्रेट कर गए। बट उनका एक्सोडस और ये पर्टिकुलर जायनिज्म मूवमेंट इसमें काफ़ी समय जा चुका था, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में ऑलरेडी अरब सेटलमेंट्स हो चुके थे पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है वो अरब का हिस्सा है। फिर हम जंप करेंगे 1915 में वर्ल्ड वॉर वन में। अब यहाँ तक हम जानते हैं कि अभी जो टेंशन्स है वो अब टेंशन्स है अरब और जूस के बीच में। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन में जूस ने वापस आना शुरू कर दिया है और अरब्स वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएटेड है। और पैलेस्टाइन जो एरिया है वो कम्प्लीटली अरेबिक कंट्रीज से सॉरी सराउंडेड है। फिर हम आते हैं वर्ल्ड वॉर वन में, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट अलाइड पावर्स खड़ी हुई थी और ब्रिटेन को जितना हो सके उतना सपोर्ट चाहिए था इस्लामिक कंट्रीज़ के अगेंस्ट, जो कि अरेबिक कंट्रीज़ थी।
तो यहाँ पे ब्रिटेन ने अलग ही खेल खेला है, जो कि एक्चुअली जो कॉलोनाइजिंग पावर्स थी, जो एम्पिरिकल पावर्स थी उस समय पे, उन्होंने हमेशा ही यही किया है कि वॉर में उन्हें सपोर्ट गार्नर करना है, वॉर जीतना है, और वॉर जीतने के बाद जो भी स्पॉइल्स है, जो भी कंट्रीज को उन्होंने हराया है, वहाँ पे उन्हें बस कॉलोनाइज करना है और एक्सप्लॉइट करना है। इसी हेतु के साथ मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस बनाया गया था ब्रिटिश और अरब रिवोल्यूशनरी पैलेस्टाइन्स के बीच में, जहाँ पे ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि पैलेस्टाइन के कॉज को वो सपोर्ट करेंगे। फिर आता है बाल्फोर डिक्लेरेशन। सेम टाइम पे हुआ था ये, ब्रिटिश और जूस के बीच में हुआ था, जहाँ पे ब्रिटेन ने कहा था कि जूस को सेपरेट कंट्री मिलेगी। और आता है साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का अंडरस्टैंडिंग था कि वॉर के बाद में कॉलोनीज कैसे बांटी जाए। वर्ल्ड वॉर वन फिर ख़त्म होता है, ऑटोमन एम्पायर को हराया जाता है, एंड मिडल ईस्ट गॉट डिवाइडेड इनटू ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिसमें से ब्रिटेन के अंदर आता है पैलेस्टाइन। अब बारी आती है अपने प्रोमिसेस पूरे करने की। बट वर्ल्ड वॉर वन के बाद हिटलर का उदय होता है, एंड इट इंक्रीज देर इज एन इंक्रीज इन एंटी सेमिटिज्म। अब एंटी सेमिटिज्म क्या होती है? तो हेट्रेड अगेंस्ट जूस को एंटी सेमिटिज्म बोला जाता है। जूस का परसिक्यूशन और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जर्मनी में तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा था, हमें पता है, और जर्मनी में काफ़ी पॉपुलेशन भी जूस की ज़्यादा थी, तो वहाँ से परसिक्यूशन शुरू होने की वजह से एक्सोडस हुआ फिर से एक बार। और अब जूस कहाँ जाएंगे? तो उन लोगों ने लार्ज स्केल माइग्रेशन शुरू कर दिया पैलेस्टाइन में। अब क्योंकि ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि आपको अपनी सेपरेट कंट्री मिलेगी, ब्रिटेन ने अलाउ किया इस माइग्रेशन को। बट जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी और दिखने लगा कि अब यहाँ पे जूस और अरब्स के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और किसी को ये चीज़ अगर संभालनी पड़ेगी तो वो है ब्रिटेन, क्योंकि करंटली ये ब्रिटेन टेरिटोरी है। तो इसलिए ब्रिटेन ने इसे बंद करा दिया, इन माइग्रेशंस को बंद करा दिया। और यहाँ से फिर शुरू होती है इजरायली मूवमेंट, अ सेपरेट कंट्री ऑफ इजराइल फॉर जूस। एट द सेम टाइम अरब्स ने पैलेस्टीन मूवमेंट को शुरू कर दिया था 1948 में। जैसे कि ब्रिटेन हर जगह करते आया है, यहाँ पे भी ब्रिटेन का शेमफुल एस्केप हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन अब ब्रिटेन से संभाली नहीं जा रही थी, सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। दो कंट्रीज़ का बनना, इसराइल और पैलेस्टीन का बनना, पार्टीशन होना पैलेस्टीन का, ये ब्रिटेन के कंट्रोल के बाहर हो चुका था। ब्रिटेन ने यहाँ से एस्केप किया और प्रपोज किया कि टू नेशन सोल्यूशन हम यहाँ पे लगाएंगे, पार्टीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी यूनाइटेड नेशंस को। और यूनाइटेड नेशंस केम अप विद अ प्लान, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल को 55% ऑफ द टेरिटरी मिलेगी और पैलेस्टीन को 45%। बट जेरूसलेम, क्योंकि वो तीनों रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेनली अब यहाँ पे वैसे हम देखें तो एग्जिस्टेंस की बात चल रही है मोस्टली इस्लामिक अरब्स के बीच में और जूस के बीच में, ठीक है, जुडाइज़म फॉलो करने वाले इसराइल के बीच में। तो जेरूसलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया, क्योंकि रिलीजन के वजह से आप जितने कट्टरवादी बनते जाते हैं उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बनते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना ज़रूरी था। अगर किसी एक को जेरूसलेम दे दिया जाता था तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी, मतलब अभी भी ख़त्म तो वो नहीं हुआ है, पर आगे भी कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये प्लान आ जाने के बाद जूस ने तो इस प्लान को अग्री कर दिया था, बट अरब्स वर नॉट कंटेंट, क्योंकि इतने साल से अब पैलेस्टीन में अरब पॉपुलेशन थी, इतने साल से पैलेस्टीन अरब्स का था। अरब्स वर नॉट कंटेंट और वो इसराइल का एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते थे। तो 1948 में पहला अरब इसराइली वॉर होता है। एंड सरप्राइजिंगली इसराइल, अभी आप अगर ये मैप देखें ढंग से, अब यहाँ पे आपको और एक ज़्यादा आइडिया आ जाएगी कि ये जो येलो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है इसराइल, बीच में जो येलो रीजन आपको दिख रहा है। इसराइल एक बहुत ही छोटा सा नेशन है, ठीक है, बट यहाँ पे जो था इतने सालों का परसिक्यूशन, हज़ारों सालों का परसिक्यूशन, और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना, अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना, इस मोटिवेशन के साथ इसराइल ने ये वॉर लड़ा, और इसराइल 5 बड़े बड़े अरेबिक कंट्रीज़ के अगेंस्ट जीत गया। बट इस वॉर के बाद गाज़ा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के पास चली गई, और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के पास चला गया, जो कि अरेबिक कंट्रीज़ है, इसलिए इन रीजन्स में अरेबिक सेटलमेंट्स मेंटेन हो रहे थे। 1967 में फिर से एक बार अरब और इसराइल का वॉर होता है, और इसराइल इस समय पे गाज़ा, वेस्ट बैंक और सनाई पेनिनसुला, इन तीनों को कैप्चर कर लेता है।
तो अभी भी हम जानते हैं कि किस तरीके से इसराइल जो है वो एक माइटी मिलिट्री पावर है, ठीक है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और एनीथिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी छोटी कंट्री है, बट टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग इसराइल बहुत बहुत आगे जा चुका है। अरब नेशंस में तो ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन है। क्यों? क्योंकि सवाल अभी उनका एग्जिस्टेंस का था, राइट? तो जितने भी वॉर हुए इसराइल ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़े और वो जीते। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो येलो रीजन के नीचे, एक सेकेंड आई विल शो यू, ये येलो जो इसराइल है यहाँ पे, इसके नीचे ये जो ग्रीन पेनिनसुला आपको दिख रहा है इजिप्ट का, ये है सिनाई पेनिनसुला। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट मतलब जितना इसराइल नहीं है उससे भी बड़ा हिस्सा इसराइल ने इजिप्ट से इस वॉर के बाद कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब ये तो बात होती है वॉर्स की। अब यहाँ पे मैं सारे वॉर्स मेंशन नहीं करूँगी, कुल मिला के 8 रिकग्नाइज्ड वॉर्स हुए हैं, बट बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स इनमें होती गई है, जिन्हें हम यहाँ पे अभी गिनते बैठेंगे तो काफ़ी स्लाइड्स भर जाएंगी। कट टू 1964, यहाँ पे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर पीएलओ की स्थापना होती है। क्योंकि पीएलओ जो है ये चाहता था कि पैलेस्टाइन का अब जो भी हिस्सा, अब यूनाइटेड नेशन ने एक पर्टिकुलर प्लान दिया था, ठीक है, जिसके वजह से पार्टीशन तो हो गया था जो कि बहुत ही ब्लडी था, और इसके बाद वॉर्स भी होते रहे। पीएलओ चाहता था कि जो भी हिस्सा अभी इसराइल ने अपने पास रखा है एटलीस्ट उसे लिबरेट किया जाए, और पैलेस्टीनियन के लिए अपनी अलग से कंट्री होनी चाहिए। क्योंकि भले ही वो भी इस्लामिक आइडेंटिटी रहते हैं, एक पूरे नेशन को कोई नेशन की एक पूरे नेशन की पॉपुलेशन को बिना लैंड के कोई भी अरेबिक कंट्री खुद में नहीं जोड़ने वाली थी, राइट? तो पैलेस्टीनियन के लिए अपना एक नेशन होना भी ज़रूरी था। अब बात उनके भी एग्जिस्टेंस की आ गई। 1974 में हम आते हैं, पीएलओ को अरब लीग ने रिकग्नाइज़ किया, क्योंकि सारी ही ये इस्लामिक कंट्री हैं, उन्होंने अरब लीग को रिकग्नाइज़ कर लिया। 1979 में इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू रिकग्नाइज इसराइल। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट हो जाता है हिस्ट्री का यहाँ पे, क्योंकि किसी अरब कंट्री ने इसराइल यानी कि जूइश नेशन को रिकग्नाइज करना बहुत बड़ी बात है। अब ये हुआ इस वजह से क्योंकि फिर इसराइल ने इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो इजिप्ट को रिटर्न कर दिया था यहाँ पे। फिर आते हैं हम कट टू 1992। अब ये जो बीच का हिस्सा जा रहा है उसमें इजरायली जो लोग हैं उन्होंने पैलेस्टीन को इन्वेड करना शुरू कर दिया था, इन्वेड करना रादर शुरू कर दिया था। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इन्वेड होना चाहिए, इन्वेड करना शुरू कर दिया था। और जो पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स थे वहाँ से लोगों को एक्चुअली एविक्ट कर दिया जाता था और वहाँ पे इजरायली पॉपुलेशन को सेटल करा दिया जाता था। अब ये जो है ये बहुत बार गवर्नमेंट के सपोर्ट या फिर बिना सपोर्ट के भी हुआ है, कोवर्ट और ओवर्ट जो हम बोलते हैं, राइट? उसके बाद हम समझ सकते हैं कि क्योंकि इस तरीके का इन्वेजन चल ही रहा था, एक तरीके से कॉलोनाइजेशन चल रहा था बाय इसराइल इनटू द पैलेस्टीन, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डाई डाउन होने की बात तो आती ही नहीं है। स्कर्मिशेस होती रही, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। 1992 में सरप्राइजिंगली इसराइल और पीएलओ अकॉर्ड होता है। अब इसराइल और पीएलओ अकॉर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर कोई है जो रिस्पॉन्सिबल है वो थे yitzhak राबिन, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, और उन्होंने रिकग्नाइज़ किया पीएलओ को। अब तक पीएलओ को जो भी नॉन अरेबिक कंट्रीज़ थी, मैक्सिमम कंट्रीज़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, बट उन्होंने पीएलओ को पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का दर्जा दिया। इसराइल और पीएलओ अकॉर्ड हुआ और इसराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया। मतलब पैलेस्टाइन ने इसराइल के एग्जिस्टेंस को माना और इसराइल ने पैलेस्टाइन के एग्जिस्टेंस को। पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि अब ये एक वाटरशेड मूवमेंट है और यहाँ से लेके अभी शांति हो सकती है, अभी पीसफुली दोनों नेशंस रह सकते हैं, पीसफुली दोनों नेशन के सिविलियंस रह सकते हैं। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से टेरिटरीज बांटी जाएंगी। अब जब बात आई टेरिटरीज बांटने की, तो ऑलरेडी जो सेटलमेंट्स हो चुके थे इसराइली लोगों के, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो करंट जो सेटलमेंट थे उन्हें फ्रीज करने की बात की जा रही थी बाय इसराइल, और पैलेस्टीन चाहता था कि उन्हें एक कंटिन्यूस टेरिटरी मिले, क्योंकि बाय दिस टाइम गेटोज बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। पैचेस में पैलेस्टीनियन लोगों के सेटलमेंट्स बने थे विच वर सराउंडेड बाय इसराइलीज। ये शुरू हो चुका था उस समय पे भी, जो कि अभी हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा हो गया है, बट ये सब चल ही रहा था।
इस समय पे राइज होता है फंडामेंटलिस्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट का, बेसिकली कट्टरवादियों का। इसराइल में ये पसंद नहीं आया कि इजरायली गवर्नमेंट, इसराइल में जो भी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, कट्टरवादी थे, इन्हें ये पसंद नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और पूरा पैलेस्टाइन नहीं लिया। और पैलेस्टाइन में ये पसंद नहीं आया कि पैलेस्टाइन पीएलओ ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और काफ़ी सारे टेरिटरी से हाथ धो बैठे। तो यहाँ पे असैसिनेशन हो जाता है यित्ज़हाक रैबिन का, जिनको एक्चुअली अगर आप ये फ़ोटो देखें, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उस समय पे दोनों ही स्टेट के हेड्स को मिला था नोबेल प्राइज़, ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करने के लिए और इतने पास आने के लिए सोल्यूशन की। यित्ज़हाक रैबिन का असैसिनेशन हो जाता है एंड एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन में हमास का राइज होता है। हमास को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा जाता है और मैक्सिमम कंट्रीज इसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं अभी भी। पोलराइजेशन बोथ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोनों ही कंट्रीज में कुछ मॉडरेट्स हैं जो शांति चाहते हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि शांति नहीं, वो पूरी की पूरी टेरिटरी चाहती है, जो कि हम जानते हैं सोल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए अभी। 2002 में फिर हम आते हैं। Israel again started protecting settlements by walls and guards. अब तक सेटलमेंट्स तो चल ही रहे थे, बट अभी इसराइल ने दिखा दिया कि ये सेटलमेंट्स परमानेंट है। वहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया गया, वॉल्स खड़े किए गए और गार्ड्स रखे गए, डीमिंग देम परमानेंट। 2006 हमास जो है वो एक्चुअल में पैलेस्टाइन में इलेक्शंस जीत जाते हैं और वहाँ पे अब एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है हमास और फतह के बीच में। फतह भी एक पार्टी थी जो कि हमास के अपोजिट खड़ी हुई थी, बट हमास एक्सट्रीमिस्ट थे और फतह जो थे वो मॉडरेट्स थे। वहाँ पे होता है सिविल वॉर। अब ये तो हम जानते हैं कि दिस इज 1992 वाज द क्लोजेस्ट व्हेन वी केम टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन। उसके बाद दोबारा से सेटलमेंट शुरू हुए, पैलेस्टाइन का सिविल वॉर हुआ और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ते गए। ये था अभी एक 7 डिकेड्स लॉन्ग कन्फ्लिक्ट की शॉर्ट हिस्ट्री। यहाँ पे 8 रिकग्नाइज्ड वॉर्स हुए थे और 2 पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई थी, जिसे अरबिक लैंग्वेज में इंतिफादास कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और कितने ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है ये तो हम नहीं गिन सकते। और इजरायली कॉलोनाइजेशन अभी भी रुका नहीं है। और अब यहाँ पे हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैलेस्टाइन के कंपैरिजन में इज़राइल एक बहुत ही माइटी पावर की तरह अभी खड़ा हुआ है। इज़राइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने ओपोनेंट पे मैक्सिमम हमला कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे हमें एक देखना चाहिए कि दोनों नेशन को मिडिल ग्राउंड ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी अपनी नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है। बट फिर भी इसराइल कॉलोनाइजेशन अभी तक रुका नहीं है। और सोल्यूशन अब इसका क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट होते हैं, हर बार जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरफेयर करती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर लाया जाता है एंड टाइम एंड अगेन टू स्टेट सोल्यूशन को ही प्रपोज किया गया है। अभी रिसेंटली 2019-2020 में भी हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टू स्टेट सोल्यूशन को प्रमोट किया था, राइट, जो कि यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो प्लान दिया था उसे हम टू स्टेट सोल्यूशन में मानेंगे या जो करंट टेरिटरीज है उनमें मानेंगे। क्योंकि अगर हम करंट टेरिटरीज मानते हैं तो अभी आगे मैप आएगा, हम दिखाएंगे उसमें कि पैलेस्टाइन किस तरीके से पैचेस में, टुकड़ों में बचा है और एक कंट्री को इस तरीके से सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। अब हमें ये देखना ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्जामिनेशन, इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है। तो इसराइल को तो इंडिया ने बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था। 1950 में इसराइल वॉज रिकग्नाइज्ड बाय इंडिया और हमने डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाना शुरू कर दिए थे। बट पैलेस्टाइन को वैसे भी काफ़ी कंट्रीज़ ने लेट रिकग्नाइज किया है एंड स्टिल इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन इन 1988। तो दोनों ही कंट्रीज़ को हम अलग अलग नेशन स्टेट की तरह रिकग्नाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अब्राहम अकॉर्ड। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का हमारा हिस्सा है ये, 2020 में हुए थे ये, जिसको मीडिएट किया गया था बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बीच में होता है, जिसके थ्रू यूएई और बहरीन ने डिसाइड किया इसराइल को रिकग्नाइज करना और उनमें डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने की अभी कोशिश की जाएगी। सो इट इज़ द फर्स्ट अरब इसराइली पीस डील
इन 26 ईयर्स। ठीक है, अरब इजरायली पीस डील क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यूएई और बहरीन अरेबिक कंट्रीज है। प्रीवियस अग्रीमेंट्स कौन से थे फिर, ठीक है, क्योंकि ये तो 26 ईयर्स में पहले है, तो मतलब पहले भी हो चुके हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि इजिप्ट और इसराइल में हुआ था, और इजिप्ट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड साइन अ पीस डील विद इसराइल इन 1979, और जॉर्डन ने साइन किया था ये पीस पैक्ट 1994 में। तो अब तक कौन सी कंट्रीज हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई और बहरीन, इन 4 अरेबिक कंट्रीज ने इसराइल के साथ टाइज बनाए हैं। अब हम आते हैं इस मैप की तरफ। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला दिया है हिस्टोरिक पैलेस्टीन, ठीक है, ये पूरा ही एरिया पैलेस्टाइन माना जाता था, अरब सेटलमेंट्स थे। 1947 तक हम जानते हैं कि काफ़ी जूस जो थे वो यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पे टेरिटरीज बन चुकी थी। तो यूनाइटेड नेशन ने 1947 में एक पार्टीशन प्लान दिया था, जो कि था ये। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप कि भले ही अभी भी टेरिटरीज जो है वो स्प्रेड आउट है, पर दोनों ही नेशंस को कंटिन्यूस टेरिटरीज यहाँ पे मिल रही है। फिर हम आ जाते हैं 1967 के पास वॉर हुआ था, हम जानते हैं, और उसके बाद इसराइल ने जो है वो काफ़ी टेरिटरीज जो है वो अपने अंदर ले ली थी। फिर आते हैं हम अभी करंट सिनारियो के तरफ। अभी भी यहाँ पे भी 1967 में अगर हम देखें तो टेरिटरीज कंटिन्यूस है, बट उसके बाद जिस तरीके से सेटलमेंट्स बनाए गए इसराइल से पैलेस्टाइन में, 2020 में हम आते हैं और देखते हैं कि पैलेस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में बट चुका है, और जो बीच बीच के आपको वाइट एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पे इसराइल का कंट्रोल है, जिसके वजह से एक कंट्री को इस तरीके से एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जेरूसलेम अगर आप देखें यहाँ पे सबसे लास्ट वाले इमेज में, तो आप देख सकते हैं ये पूरा इसराइल के ही अंडर आता है। तो ये है अभी करंट सिचुएशन, और यही ट्रम्प का प्रोजेक्टेड प्लान भी था। अब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहे हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, बट करंट जो इंटेंस बॉम्बिंग्स हो रही है वो क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो जेरूसलेम जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा और जानना ज़रूरी है। ये एक डिवाइडेड सिटी है। वेस्ट जेरूसलेम जो है वो हमेशा ही इनके अंदर रहा है, इसराइलीज़ के अंदर, और ईस्ट जेरूसलेम जो है वहाँ पे पैलेस्टीन मेजॉरिटी रही है। बट अभी भी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जेरूसलेम के भी अगर आप बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में इसराइली सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गए हैं, और पैलेस्टीनियंस जो है वो बहुत ही पैचेस में वहाँ पे अभी बचे हैं ईस्ट जेरूसलेम में, राइट। और उन्हें और ज़्यादा वहाँ पे कॉर्नर किया जा रहा है। और ईस्ट जेरूसलम में अगर हम देखें तो ओल्ड सिटी सिचुएटेड है, और वेस्ट जेरूसलम में न्यू और इसराइलीज। अभी ये तो हो गया सिनारियो हमेशा के कॉन्फ्लिक्ट का। इस बार जो बात है वो शेख जरा की है, जो कि ईस्ट जेरूसलम में सिचुएटेड है। पैलेस्टीनियंस का जो है वो एविक्शन यहाँ पे चल रहा था। इसराइल ने कुछ लॉज पास किए थे और गवर्नमेंट सपोर्टेड था ये, और पैलेस्टीनियंस को एविक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से जूस और इस्लामिक क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इन्हें और ज़्यादा फ्यूल किया जा रहा था बाय इजरायली राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स। प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे अगेंस्ट दीज एविक्शंस। इजरायली पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन किया और एंटर कर गए वो अल अक्सा मॉस्क में। और हमने देखा था कि अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है मक्का और मदीना के बाद, और इसराइल में या फिर पैलेस्टाइन में अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है मुस्लिम्स के लिए। अब इजरायली क्रैकडाउन हुआ अल अक्सा मॉस्क में, वहाँ पे रबर बुलेट्स फायर किए गए, स्टन ग्रेनेड्स फायर किए गए थे। तो इस सिचुएशन में हमास ने डिसाइड किया कि फिर से एक बार पैलेस्टीन कॉज को हमें सेंटर स्टेज पे लाना है। और हमास जो है, जो कि गाज़ा स्ट्रिप में सिचुएटेड है, यहाँ अगर हम देखें तो ये जो आपको गाज़ा स्ट्रिप दिख रही है ग्रीन कलर का छोटा सा हिस्सा है गाज़ा स्ट्रिप, लास्ट इमेज में। वहाँ पे अगर अभी हम करंटली देखें तो हमास रूल करते हैं, ठीक है, हमास की गवर्नमेंट है। उन्होंने शुरू किया रॉकेट्स फायर करना इसराइल पे, और आंसर में इसके इसराइल ने गाज़ा को बॉम्ब कर दिया, और काफ़ी सारे सिविलियंस की जाने गई इसमें, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। दे डाइड, ऑल डाइड ड्यूरिंग द बॉम्बिंग्स। अब देखने के लिए ये जितना सुंदर लग रहा है, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है, कि आप देख सकते हैं कि बॉम्बिंग आपके घरों तक आ रही है। बट अभी करंट सिनारियो में जैसे कि हमने देखा था कि
जो इसराइल है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड है, राइट। और टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा फॉरवर्ड होने की वजह से उन्होंने एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप की है, जिसके वजह से कोई भी गाज़ा स्ट्रिप की तरफ से जब भी कोई भी मिसाइल्स या फिर रॉकेट्स आते हैं, उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जाता है और उन्हें आसानी से हवा में ही, स्काई में ही न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं कि इसराइल पे अगर कोई रॉकेट फायर कर दिया गया है गाज़ा से, इसराइली रडार उसे लोकेट करता है एंड अ सेकेंड लेटर रॉकेट इज फायर्ड, इसराइल ऑल्सो लॉन्चेस अ फास्टर मिसाइल जो कि उसको फट से इनकाउंटर करके उसे हाई एल्टीट्यूड पे ही नष्ट कर देती है। ठीक है, अब ये सब हो गया इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी आइडियोलॉजी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट होना ज़रूरी है। क्या यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन बचता है कि कौन सही है और कौन गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन ये बचता है कि जाने कितने सिविलियंस जो है वो अपनी जानें गंवा रहे हैं, राइट। और हमास अगर हम देखें या फिर फ़लस्तीन अगर हम देखें तो अभी वो इस हालत में है ही नहीं कि वो अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सके। एंड स्टिल ऐसा भी नहीं है कि इसमें कम्प्लीटली, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, इसमें कम्प्लीटली इसराइल की गलती है। हमास जो है वो जब भी फायर करते हैं रॉकेट्स या फिर वो जब भी अपना हमला करते हैं किसी भी तरीके का, वो सिविलियन जगहों पे करते हैं और इसीलिए उसके आंसर में इसराइल जितनी उनकी माइट है उस पूरे माइट के साथ बॉम्बिंग्स कर देते हैं, जिसके वजह से मैनी मैनी सिविलियंस दे लूज देयर लाइव्स। अभी बात बस ये आती है कि पीसफुली यहाँ पे कोई प्लान बनाना, यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है, जो कि फिर भी लग नहीं रहा है कि किसी क्लोज आने वाले फ्यूचर में हो पाएगा। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इस चीज़ को वॉर क्राइम माना जा रहा है कि जिस तरीके से इसराइल ने लोगों को उनके घरों से निकाला है, इसराइली सेटलमेंट्स बनाए गए हैं, उनका एक्सोडस कर दिया गया है, उन्हें वॉर क्राइम अमाउंट कर सकते हैं वो, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने ये कहा है यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया की अभी अगर हम बात करें तो हमें इंडिया का भी स्टैंड अभी पता होना चाहिए। तो इंडिया ने भी यही कहा है कि सिविलियंस की जान बचाना इन दोनों कंट्री का सबसे पहला धर्म बनता है, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट रिलीजन टू सेव लाइव्स। और इसराइल को भी बहुत ज़्यादा अपील किया है इंडिया ने भी कि आपको अपनी माइट समझनी है, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो वॉर है ये दोनों ही अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। जो चीज़ें एक बॉर्डर के एक साइड के इंसान को चाहिए है, वही चीज़ें एग्जिस्ट करने के लिए बॉर्डर के दूसरे साइड के इंसान के लिए ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे मिडिल ग्राउंड आना पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की ज़रूरतें सेम है। बट अगर हम बहुत ही कट्टरतावादी सोच रखते हैं, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट सोच रखते हैं, रिलीजन को हम एक दूसरे से तोड़ने का वेपन अगर बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज़, हाँ, आप इस कोट को आप यूज़ भी कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए, कोई भी रिलीजन कोई भी रिलीजन आपको वायलेंस नहीं सिखाता है। ऑल रिलीजन्स टीच यू पीस एंड स्टिल सारे रिलीजन पीस को काबिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में ही लिखने वाले हो एग्जाम्स तो इसे याद रखिए, इफ़ ऑल रिलीजन्स टीच पीस, वाई कैंट ऑल रिलीजन्स अचीव पीस। ये था इसराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो तक आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।